हाँ तो फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने बताया बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में। हमने बताया ये प्रोरेटा बेसिस पे होती है। ओके, दूसरा आपको बताया था मार्जिन मनी यूनिफॉर्म चाहिए। प्रोरेटा चाहे वो एम्प्लॉइज के लिए हो, चाहे आरआईआई के लिए हो, या एनआईआई के लिए हो, या क्यूआईबी के लिए हो, ये सारा प्रोपोर्शनेट मार्जिन मनी यूनिफॉर्म और लीड मर्चेंट बैंकर विल बी कॉल्ड एज लीड बुक रनर। यानी जो लीड मर्चेंट बैंकर है उसको हम कहेंगे लीड बुक रनर, और अदर मर्चेंट बैंकर्स को हम कहेंगे को बुक रनर। हाँ जी, बात समझ में आती है यहाँ तक? हाँ जी। तो जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस सेबी के पास भेजा जाएगा उसमें सारी इंफॉर्मेशन होंगी एक्सेप्ट प्राइस एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटी। ओके, तो क्या भेजा जाएगा? जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस भेजा जाएगा, ये सब चीजें हमने बताई थी आपको लास्ट लेक्चर में। अब हम शुरू करते हैं अदर कंडीशंस। फिफ्थ, ये जो प्रोस्पेक्टस है, ये जो भेजा जाएगा इसको कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो क्या कहते हैं इसको? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। हाँ जी, इसको कहेंगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ओके, तो ये जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में होती हैं हेलो, हाँ नमस्कार नमस्कार, सब बढ़िया बढ़िया। मैं भी बात करता हूँ, मीटिंग में बात। ओके, तो जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, इसके अंदर ये या तो डिस्क्लोज कर सकता है फ्लोर प्राइस, यानी फ्लोर प्राइस के कम से कम कितनी प्राइस होगी, मिनिमम प्राइस, या पूरा प्राइस बैंड को डिस्क्लोज कर सकता है। मिनिमम प्राइस होगी मान लो 100, प्राइस बैंड हो गया ये फ्लोर प्राइस 100 और कैप प्राइस 120, यानी 100 to 110, ये डिस्क्लोज कर सकता है। या नो प्राइस, कोई प्राइस डिस्क्लोज नहीं करता। यदि कोई प्राइस डिस्क्लोज नहीं करता तो जब भी प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट होगा तो 24 घंटे पे ठीक है, तो प्री इश्यू एडवर्टाइजमेंट दिया जाए के टाइम पे 2 days बिफोर ओपनिंग ऑफ द बिड ये जो क्या किया जाएगा, प्री इश्यू एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द प्राइस।
इन केस ऑफ आईपीओ, और इन केस ऑफ एफपीओ ये किया जाएगा 1 डे बिफोर। हाँ जी, समझ में आया। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये कि आप केवल फ्लोर प्राइस डिस्क्लोज कर दो, मिनिमम प्राइस, उससे ऊपर जितना, या आप 100 to 110 प्राइस बैंड डिस्क्लोज कर दो, या कोई प्राइस डिस्क्लोज ना करो, केवल रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से भी हम भेज दो और बाद में आरओसी में जमा कर दो। लेकिन एडवर्टीजमेंट से इन द केस ऑफ आईपीओ 2 days बिफोर, जब भी प्री इशू एडवर्टीजमेंट जाएंगे उसके साथ साथ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द प्राइस आपको करना पड़ेगा 2 दिन पहले, और एफपीओ के केस में 1 दिन पहले। हाँ जी, बात समझ में आ रही? तो आपको क्या करना होगा कि आपको तो 3 ऑप्शन हो गए आपके पास। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है, तो ये जो प्रोस्पेक्टस होता है, इसीलिए हम कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मीन्स प्रोस्पेक्टस विद सर्टेन मिसिंग इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है ये केवल ओनली फ्लोर प्राइस और ओनली बैंड प्राइस, ओनली प्राइस बैंड, और थर्ड नो प्राइस। नो प्राइस का केस होगा तो 2 days बिफोर बिड या 1 day बिफोर बिड। ये होगा आईपीओ में, यानी अनलिस्टेड कंपनी पहली बार इशू आ रहा है, ये होगा आई। तो जिस दिन बिड ओपनिंग होगी उससे 2 दिन पहले जितने भी प्री इशू एडवर्टीजमेंट होंगे, इसके साथ साथ पब्लिक अनाउंसमेंट भी मेजर। ओके, अब ये जो प्राइस बैंड है, ये प्राइस बैंड में 20% से ज्यादा फ्लोर और कैप में डिफरेंस नहीं हो सकता। फ्लोर 100 है तो कैप 120 तक हो सकता है, 100 का 125 नॉट पॉसिबल, 200 है तो 240 तक हो सकता है, 250 नॉट पॉसिबल, 50 है तो 60 तक हो सकता है, 50 75 दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मैक्सिमम प्राइस बैंड कितना हो सकता है? 21, यानी ओके। अब एक होती है, तो जो भी एप्लीकेंट होगा यदि 100 है फ्लोर प्राइस और एक बिड है प्राइस 100 to 110, केवल ये दिया हुआ है, तो जो एप्लीकेंट है वो 100 में भी लगा सकता है, 101 में भी लगा सकता है, 105 में भी लगा सकता है, 120 में भी लगा सकता है। बिड इसके केस में 101 1110 तक लगा सकता है। अब एक जो है एप्लीकेंट है, वो कहता है कि यदि यार कहीं ऐसा ना हो 100 पे लगाएं, 100 पे लगाएं और तो मिले ही ना, और 110 पे लगाएं, नुकसान ना हो जाए, कहीं 100 वाले को ही ना दे दें। तो इस केस के अंदर वो क्या करता है, प्राइस ना लिख के कट ऑफ प्राइस लिखता है। कट ऑफ प्राइस का मतलब जो भी आपकी प्राइस फाइनलाइज होगी, उस पे हमको शेयर्स दे दीजिए। अदरवाइज तो यदि हमने प्राइस फाइनलाइज की 105, तो 104 से वाले एप्लीकेंट रिजेक्ट हो जाएंगे, 103 वाले रिजेक्ट हो जाएंगे, 102 वाले रिजेक्ट हो जाएंगे, 101 वाले, 100 वाले भी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो हमारे 105 से ऊपर ही होगा, ठीक है। और अगर हमने मान लो 107 लगाई तो 105 वालों को भी मिल जाएगा, 106 वालों को भी मिल जाएगा, तो हमें लॉस हो जाएगा। तो ये सोचते हुए क्या प्राइस पे लगाएं, तो एप्लीकेंट में अप्लाई
एट कट ऑफ प्राइस। ओके, ठीक है। लेकिन जब भी हम कट ऑफ प्राइस पे एप्लीकेंट्स लगाएंगे तो जो पैसा देना पड़ेगा, इनिशियल जो मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन मनी, इनिशियल डिपॉजिट विल बी या एप्लीकेशन मनी विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कैप प्राइस। कैप प्राइस, कैप मीन्स ऊंची प्राइस, ऊपर वाली प्राइस यानी हायर प्राइस पर आपको एप्लीकेशन मनी उस पर लगानी पड़ेगी। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई? हाँ जी, ये रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के बारे में पता लगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार केवल क्वेश्चंस रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के ऊपर ही आ जाता है कि क्या होता है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। ये तो हमारा चल ही रहा है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज हैं एंड लायबिलिटीज हैं। मर्चेंट बैंकर की जो लायबिलिटी है और जो बुक रनर्स हैं, जनरली हालांकि दोनों एक ही काम करते हैं, तो इनकी लायबिलिटी शैल बी डिलिनिएटेड। ठीक है, इनकी लायबिलिटी शुड बी डिलिनिएटेड। ओके, अब क्या होता है, बुक बिल्डिंग में 50% तो QIB का होता है। अब जो बैलेंस है, बैलेंस के लिए जो बुक रनर है he has to underwrite, he is supposed to underwrite एंटायर बैलेंस, यानी पूरा का पूरा जो भी अमाउंट है जिसकी बुक बैलेंसिंग होनी है, तो जो बुक रनर है उसको 100% अंडरराइटिंग जरूरी है। ओके, बात समझ में आई कि ये जो QIB को 50% है, उसके बाद वाला जो पोर्शन है 50% इसको अंडरराइट करना होगा एंटायर बैलेंस को। ठीक है, अब जैसा ऑर्डिनरी इशू में होता था, इसी की तरह
इस बुक बिल्डिंग इशू में सेबी में सजेस्ट अमेंडमेंट इन प्रोस्पेक्टस विद इन 30 डेज। हम जब प्रोस्पेक्टस सेबी को देते हैं फॉर द 30 डेज, तो 30 डेज के अंदर वो कोई मॉडिफिकेशन सजेस्ट कर देती है। तो जो मर्चेंट बैंकर है he has to comply the order of सेबी। उसका सेबी का ऑर्डर कंप्लाई करना होगा, सेबी का ऑर्डर कंप्लाई करना होगा। ठीक है। अब ये जो प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस के बाद में ये जो सेबी ने जितनी जब भी अपनी फाइनल ऑब्जर्वेशन दे देती है सेबी, तो इशू के बारे में एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में, नेशनल, यानी एक तो नेशनल न्यूज़पेपर में जो कि नेशनल न्यूज़पेपर होगा जो कि इंग्लिश का होगा, ठीक है। और दूसरा एक जो रीजनल, जो भी वहां की, इन दोनों के अंदर एडवर्टीजमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। रीजनल न्यूज़पेपर जहां भी रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड हो, तो ये दोनों पेपर कैसे होने चाहिए, जिनका वाइड सर्कुलेशन हो। ऐसा नहीं कोई बस रजिस्ट्रेशन करा रखा हो और वो न्यूज़पेपर मार्केट में हो ही ना, चलते ही ना हो। तो ऐसे न्यूज़पेपर्स में जिनका वाइड सर्कुलेशन हो, एडवर्टीजमेंट कराना पड़ेगा। ओके। अब कुछ आपने मान लो कुछ प्री इशू ऑब्लिगेशन कर रखे, इशू आने से पहले कुछ ऑब्लिगेशंस कर रखे हैं, उनका क्या होगा। तो जो प्री इशू ऑब्लिगेशंस हैं, उन प्री इशू ऑब्लिगेशंस को भी क्या करना होगा, ऑनर करना होगा। ऑल द प्री इशू ऑब्लिगेशंस आर टू बी ऑनर्ड। तो नेक्स्ट समझिए 11, द प्री इशू ऑब्लिगेशंस जो भी प्री इशू ऑब्लिगेशंस हैं, प्री इशू ऑब्लिगेशंस आर एप्लीकेबल। जितने प्री इशू ऑब्लिगेशंस हैं, दीज आर आल्सो एप्लीकेबल टू इशू ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू बुक बिल्डिंग। जितने प्री इशू ऑब्लिगेशंस हैं, दीज आर आल्सो एप्लीकेबल। ओके। अब ये जो प्राइस बैंड है, मान लो प्राइस बैंड हमने जो है 100 से 110 रखा है, और हमारे पास परमिशन कितनी है, 20% तक की। तो हम इसको 100 से 120 तक भी रिवाइज कर सकते। पहले हमने 100 से रिवाइज कर सकते,
कब? जब हमें लगता है बहुत डिमांड आ रही है, हमारा तो महंगे में बिक जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह यदि हमको ये लगता है तो इसी तरह हम 110 से यदि हमें लगता है नीचे कर दें, तो नीचे भी हम कर सकते हैं। लेकिन अप डाउन क्या होगा? अप डाउन हम कैसे कर सकते हैं? मान लो इस 100 को से हमने घटा के इसको 20% तक घटा सकते हैं, 80, तो इसको भी घटाना पड़ेगा, इसको भी 80 से 100, 80 से 96, 96 करना होगा, क्योंकि जो प्राइस बैंड है वो 20% ही रह सकता है। यानी इसको हम मैक्सिमम 20% लेस कर सकते हैं। और जब इसको लेस करेंगे तो इस तरह लेस करेंगे कि दोनों प्राइस बैंड में 20% से ज्यादा डिफरेंस ना हो। समझ में आया? लेकिन जब भी ये रिवाइज करेंगे तो इसको वाइडली पब्लिसाइज करेंगे, वाइडली पब्लिसाइज करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, न्यूज एडवर्टीजमेंट करके। ठीक है, ये सारा करने के बाद और क्या क्या करेंगे? यदि वेबसाइट है तो वेबसाइट को करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेंगे। और जब भी हमने कहा जब भी रिवाइज करेंगे तो 3 डे के लिए इसको एक्सटेंड भी कर देंगे। ये हमने पहले भी बताया था एक्सटेंड करना। तो जब भी बुक बिल्डिंग प्रोसेस से करेंगे तो ये सारा काम हमको करना होगा। क्लियर? अब ये जो हमने बुक बिल्डिंग प्रोसेस किया, बिड ली, लेकिन फाइनली तो हमको एक प्राइस पे पहुंचना है। ये बिड तो हमने इसलिए ली कि इन बिड के थ्रू हमें एक फाइनल प्राइस डिटरमाइन करना है। इस बिड के थ्रू हमें एक फाइनल प्राइस डिटरमाइन करना है कि किस प्राइस पे हम शेयर्स लेंगे। हाँ जी, अब ये जो बुक रनर एंड कंपनी सेल द बुक रनर
एंड कंपनी शैल डिटरमाइन हाँ जी, बुक रनर शैल डिटरमाइन इशू प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ बिड्स रिसीव्ड। ठीक है, तो जितनी ऑन द बेसिस ऑफ थ्रू syndicate members, ये जो सिंडिकेट मेंबर्स कौन होते हैं? ये जो भी ब्रोकर्स और इंस्टीट्यूट इंटरमीडियरी सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं टू एक्ट एज ए सिंडिकेट मेंबर, यानी टू एक्ट एज टू अप्लाई, ठीक है, इन द इशू एंड टू एक्ट एज बुक रनर। ठीक है, क्लियर। अब जब हमारी प्राइस डिटरमाइन हो जाती है, वंस प्राइस डिटरमाइन हो जाती है, तो हम उसी के हिसाब से प्राइस डिटरमाइन हो जाने के बाद में उसके बेसिस पे जब इशू प्राइस डिटरमाइन हो जाती है तो इसी इशू प्राइस के बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। इसके बेसिस पे नंबर ऑफ शेयर्स डिटरमाइन कर लेते हैं। इशू प्राइस डिटरमाइन होने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स डिटरमाइन कर लेते हैं। ओके, तो ये जो इशू प्राइस होती है जो डिटरमाइन की जाती है, इसको हम लोग या तो फाइनल प्राइस कहते हैं या इस प्राइस को क्या कहते हैं? कट ऑफ प्राइस। इसको फाइनल प्राइस कहते हैं या इसको कट ऑफ प्राइस कहते हैं, और इस कट ऑफ या फाइनल प्राइस के बेसिस पे हम शेयर प्राइस डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी सक्सेसफुल होते हैं, जितने सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स होते हैं, एलिजिबल, they are eligible for allotment at cut off prices। जितने भी सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स होंगे उनको किस प्राइस पे दी जाएगी? they are eligible for allotment at कट ऑफ प्राइस। उनको कट ऑफ प्राइस के अंदर अलॉटमेंट किया जाएगा। दे आर एंटाइटल्ड टू, हाँ जी, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट अलॉटमेंट एट कट ऑफ प्राइस। उनको कट ऑफ प्राइस पे अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। ओके, और जब हमने ये सारा जब एप्लीकेंट हो जाएगा तो यहाँ हमने नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड कर लिए। तो ये जो नंबर ऑफ शेयर्स और ये जो कट ऑफ प्राइस, दिस नंबर ऑफ शेयर्स और ये कट ऑफ प्राइस, ये दोनों को इनकॉर्पोरेट करके प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया जाएगा आरओसी में। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? फाइनल प्रोस्पेक्टस। तो इस फाइनल प्रोस्पेक्टस में क्या होगा? जो भी हमने नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड किए कि कितने इशू करने और क्या कट ऑफ प्राइस है, ये दोनों करके हम लोग फाइनल प्रोस्पेक्टस आरओसी को फाइल कर देंगे। तो ये होगी कंप्लीट, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ बुक रनिंग। ठीक है,
तो ये बुक रनर की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ओके, हाँ जी। अब हम आपको शुरू करते हैं सेबी ICDR रेगुलेशंस फॉर एंकर। एंकर के लिए क्या सेबी की सॉरी। तो सबसे पहले आपको समझना होगा ये एंकर क्या होता है। हाँ जी, ये एंकर एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल वायर होता है, सेबी रजिस्टर्ड, जो कि सेबी में रजिस्टर्ड होता है, और ये एक सिंगल एप्लीकेशन लगाता है, जो सिंगल एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स को। ये सिंगल एप्लीकेशन कितने की होती है? ₹10 करोड़ मोर इक्वल टू और मोर देन ₹10 करोड़, जो सिंगल एप्लीकेशंस लगाता है। ओके, कैसे? बाय बुक बिल्डिंग प्रोसेस। जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस आपने बताई एज पर सेबी ICDR 2009। तो एंकर क्या होता है? एंकर ऐसा सेबी रजिस्टर्ड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होता है जो कि एक सिंगल एप्लीकेशन लगाता है, जो 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की होती है बुक बिल्डिंग प्रोसेस में। ठीक है, उसको हम कहते हैं एंकर। ठीक है, जैसे बेटे समंदर के अंदर एंकर डाल दिया जाता है, फिर जहाज कहीं जा नहीं सकता, तो इसी तरह कहते हैं एंकर है, इसने कांटा लगा दिया, अब तो कंपनी चलनी है, क्योंकि 10 करोड़ की एक सिंगल एप्लीकेशन आ जाएगी। तो इसको कहते हैं एंकर। तो इस एंकर के लिए क्या गाइडलाइंस है, ये आपको समझनी है। अब ये जो QIB के लिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस में 50% है ना, तो इस 50% में से एंकर को जा सकता है। इस 50% जो QI को है, इस 50% में इंक्लूड होता है एंकर को। ठीक है, तो जिस 50% QIB में से एंकर को अलॉटमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है तो हमें समझना है। तो पहला
कंडीशन तो हमने बता दिया, 10 करोड़ और मोर की एप्लीकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो एंकर कहलाने के लिए ये क्या कंडीशन है, 10 करोड़ और मोर की एप्लीकेशन होनी चाहिए। आज ये बात समझ में आती है? यस, ठीक है। दूसरा, ये जरूरी नहीं है इनको डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट है, हम चाहें तो करें या ना करें। $250 तक लेस देन और इक्वल 250 तक केवल 2 एंकर हो सकते हैं और मोर देन 250 में 5 एंकर हो सकते हैं। हाँ जी, तो जो 250 करोड़ तक का जो इशू है उसमें मिनिमम 2 एंकर चाहिए और 250 करोड़ से ज़्यादा का इशू है तो मिनिमम हमारे को 5 एंकर्स होने चाहिए। ओके, ये समझ में आया कि बेटे ये जो बुक बिल्डिंग में एंकर को प्रेफरेंशियल बेसिस पे रिजर्व होता है, तो जो 50% QIB को रिजर्व होता है बुक बिल्डिंग में, इसका मैक्सिमम 30%, 30% ऑफ 50%, यानी 15% ऑफ द इशू कैन बी रिजर्व फॉर द एंकर। ठीक है, और ये जो है जो इनको अलॉट जो एंकर को इन्वेस्ट होना है तो 250 करोड़ में मिनिमम 250 करोड़ तक 2 एंकर होने चाहिए। ठीक है, यदि हमको जो एंकर को इन्वेस्टर जो अलॉटमेंट करना है, एंकर को इन्वेस्टमेंट कितना करना है, 50% तक का QI को, 50% का 30% एंकर को, यानी 15% तक हुआ। इस 15% का जो एलोकेशन अगर 250 करोड़ से कम होता है तो मिनिमम 2 एंकर और 250 करोड़ से ज्यादा होता है तो मिनिमम 5 एंकर होने चाहिए। ठीक है, अब ये जो 15% है इसका 1/3, इसका 1/3 क्या होना चाहिए, ये रिजर्व होना चाहिए म्यूचुअल फंड के लिए, ये रिजर्व होना चाहिए म्यूचुअल फंड के लिए। ठीक है, साथ ही साथ इनको 1 डे बिफोर ओपन करना है। आपको क्या करना है, औरों की कंपैरिजन में जो आप इशू डेट होगी 1 डे बिफोर, जैसे इशू ओपन होता है जिस डेट को, उससे 1 दिन पहले, उससे 1 दिन पहले होगा, मार्जिन सेम होगा,
ठीक है। वन डे बिफोर होगा, सेम मार्जिन होगा, जो मार्जिन और इन्वेस्टर्स को होगा, और जिस डेट को बिड होगी उसी डेट को कंप्लीट हो जाएगा। इनको अलॉटमेंट सेम डेट को कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, उनको सेम डेट को अब क्या होता है, एक दिन पहले हमने एंकर को इन्वेस्ट अलॉट कर दिए शेयर, मान लो 105 के रेट पे, ठीक है। अब जब बिडिंग से हमारा जो फाइनल रेट आया 103, इनको हमने दे दिया था एंकर को 105 पे, फाइनल रेट हमारा कितना आया, फाइनल रेट आया 103, तो नो रिफंड, तो एंकर को कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन फाइनल बिड प्राइस में रेट आ गया 108, तो एंकर को 3 रुपीज के हिसाब से एडिशनल पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। यदि फाइनल जो बिडिंग प्राइस है वो कम आती है किससे, जिस प्राइस पे हमने दिया है एंकर को, तो एंकर को ज्यादा प्राइस जो दे चुका है उसको रिफंड नहीं की जाएगी। लेकिन अगर प्राइस बाद में फाइनल प्राइस शेयर्स की ज्यादा होती है एज पर बिड, तो एडिशनल अमाउंट एंकर को देना होगा। ओके ओके। उसके अलावा जो वन डे बिफोर दिया है और जिस पर बिड कंप्लीट हुई है, तो मान लो एंकर को 105 रुपए पे हुई, तो ये जिस दिन इशू ओपन हो रहा है, इशू ओपन होने से एक दिन पहले ही हो जाएगी तुम्हारा पब्लिक डोमेन में। पब्लिक डोमेन का मतलब पब्लिक की नॉलेज में, वेबसाइट के थ्रू या किसी भी तरह ये बताना पड़ेगा कि एंकर को 105 रुपए में शेयर अलॉट हुए, ठीक है। उसके अलावा ये जो एंकर्स को जो अलॉटमेंट होंगे, इसमें 30 डेज का लॉक इन रहेगा। लॉक इन का मतलब एंकर 30 डेज तक इसको बेच नहीं सकते। हाँ जी, समझ में आया। बेटे इसको एक एग्जाम्पल से भी हम समझाएंगे बाद में। अभी आपको जो मोटा मोटा हमने समझाया, मान लो 1000 करोड़ का आपका इशू है, 1000 में 500 करोड़ तो होंगे QIB के, ओके। 350 करोड़ होंगे आपके RII के, और 150 करोड़ आपको नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देने होंगे, ओके। इस 500 करोड़ में से 30% यानी 150 करोड़ होंगे एंकर के लिए। इस एंकर्स में से 1/3 यानी 50 करोड़ माइनस 50 करोड़ म्यूचुअल फंड के लिए होंगे, और ये जो 100 करोड़ हैं इसमें 2 एंकर होंगे 250 करोड़ तक, ठीक है। ये बात समझ में आई एंकर के लिए। यस सर, केवल 10 करोड़ का इशू हो तब क्या होगा बेटे, तब एंकर होगा ही नहीं, ओके। एंकर होगा बड़े इशू में, ठीक है। अभी हम एक गाइडलाइंस और बताते हैं, उसके बाद में आपको पूरा जितना अभी तक बताया है वो एक एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताएंगे, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो अब आप समझिए हाँ जी। अब समझिए सेबी ICDR regulations, SEBI ICDR on alternate book building.